अभी भी ये भी ना, जैसे आप नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले एक बम्प होता है, आपने देखा होगा बम्प क्या होता है, वो भी फेक इल्यूजन के लिए होता है। लेकिन बम्प सिर्फ एक एक्सिस से आउटपुट दिखाता है। डिफरेंट डिफरेंट अगर एक्सिस से देखें तो क्या होगा, वो थोड़ा सा वियर्ड लुक देता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल हमारा क्या, हर एक एक्सिस से प्रॉपर परफेक्ट आउटपुट होते हैं। लेकिन ये हमें यूज कहाँ कहाँ करने हैं, पहला तो देखो, सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वर्ल्ड स्पेस हुआ था। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट स्पेस हुआ है। देन उसके बाद क्या हुआ, टेंजेंट स्पेस हुआ है। ठीक है। यानी तीनों तीन बार बने हैं धीरे धीरे, जैसे होता है कि टेक्नोलॉजी मॉडिफाई होती रहती है होते होते। तो ये लास्ट वाला, ये अपडेट लास्ट चल रहा है। यानी इसके बाद अभी कोई इससे लेटेस्ट नहीं आया है। इससे लेटेस्ट की बात करें तो फिर वो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर वो तो प्रॉपर हाई मैश में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो वर्ल्ड स्पेस और ऑब्जेक्ट स्पेस है, ये दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसका एक थोड़ा सा साइज छोटा कर देता है ये वाला आपका ऑब्जेक्ट, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आउटपुट दोनों का सेम है। दोनों ही सेम काम के लिए यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब कहीं कहीं वर्ल्ड स्पेस आपका बंद हो गया है। ठीक है। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट स्पेस मिलता है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में देखोगे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्ल्ड दिखेगा। लेकिन वर्ल्ड वाला आपका बंद हो चुका है अब इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। सिर्फ ऑब्जेक्ट स्पेस यूज होता है और टेंजेंट स्पेस यूज होता है। ठीक है। अब दोनों किस किस जगह यूज करेंगे, जब अगर मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑर्गेनिक हो, या फिर कोई डिफॉर्मेबल हो, यानी कि वो ऐसी कोई ज्योमेट्री हो जो अपनी शेप चेंज कर सके। ठीक है। अपनी शेप को बार बार मॉडिफाई कर सके, यानी अपनी बॉडी एनाटॉमी को चेंज कर रही है बार बार। तो उस टाइम पे हमेशा हम टेंजेंट स्पेस यूज करेंगे। अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स है, जैसे हार्ड सरफेस मॉडल होगा कोई, ठीक है, नट बोल्ट हो गए, टेबल चेयर कुर्सी कुछ भी हो गई, वो फिक्स है, वो तो छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो उतना है तो उतना ही रहेगा। तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है। बस ये दिमाग में ये रखो कि जो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को डिफॉर्म करता है या डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, वहां टेंजेंट तो लगाना ही लगाना, ये मैंडेटरी है। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जैसे ग्राउंड है, वॉल्स हो गई, खिड़की दरवाजे हो गए, जो कि हार्ड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, जो अपनी शेप डिफॉर्म नहीं कर सकती। एंगल चेंज कर ले वो अलग बात है, लेकिन शेप डिफॉर्म नहीं हो रही उसकी, छोटा बड़ा नहीं हो रहा, इलास्टिसिटी नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है। तो उस जगह पे हम चाहे टेंजेंट लगाओ, चाहे ऑब्जेक्ट लगाओ, चाहे वर्ल्ड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बस हम लोग टेंजेंट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ एनिमेशन का काम होता है, जहाँ मॉडिफाई होता है, वहां हम लोग टेंजेंट यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे स्टिल ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि अपनी शेप डिफॉर्म ना कर सके, वहां पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हाँ, मतलब नहीं, एनिमेशन में भी काम करेगा। बस एनिमेशन में क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन हो रहा हो, तो वो अपनी शेप को डिफॉर्म ना कर रहा हो बार बार। जैसे चेयर है, चेयर तो एक जगह पड़ी है कमरे के अंदर, और कैमरा मान लो आगे पीछे घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है, तो चेयर तो अपनी जगह पे ही है ना, वो अपनी शेप छोटी बड़ी तो नहीं कर रही है ना। तो उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट लगाएं या टेंजेंट लगाएं या वर्ल्ड लगाएं, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। लेकिन अगर चेयर मान लो कोई कार्टून में आपको दिखाना है ऐसा कि चेयर एकदम से छोटी हो रही है, बार बार बड़ी हो रही है, शेप चेंज करके कुछ और बन जा रही है, तो उस टाइम पे हम हमेशा टेंजेंट स्पेस लगाएंगे। हम्म। बस इतना ही दिमाग में रखना आप लोग। देखते हैं अब, जैसे ये हमने अभी देखा कि नॉर्मल मैप्स के तीन टाइप्स होते हैं। तो ये एक्चुअल में मैप्स किस चीज के लिए, ये फेक इल्यूजन के लिए है ना। तो फेक इल्यूजन मतलब कि डिटेल्स फेक प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये फेक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, ऐसे कुछ और भी मैप्स होते हैं जो कि फेक डिटेल के लिए होते हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखो। ठीक है। पहला आपके पास है बम्प, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। बम्प का मतलब वो ग्रे स्केल में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में जैसे हम लोग कहते हैं। नॉर्मल आपका आरजीबी फॉर्म में होता है। और डिस्प्लेसमेंट भी आपका ग्रे फॉर्म में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे। ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये बम्प मैप की थोड़ी थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लो। बम्प मैप ओनली स्टोर द हाइट वैल्यू। मतलब बम्प मैप अगर किसी चीज पे हमने लगाया है, तो ये क्या कहेगा कि भाई इसके अंदर सिर्फ हाइट की वैल्यू है, इसे एंगल वगैरह से, इसे डिटेल वगैरह से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक। यानी एक एंगल से हमने लगा दिया, उस एंगल से मान लो फॉर एग्जांपल एक रूम में मैं मान लो चेयर पे बैठा हूँ। ठीक है। मेरे सामने से एक कैमरा कोई मेरे ऊपर फोकस में है इस टाइम, और मेरे सामने एक टेबल है, मैं हूँ, कुछ कंप्यूटर है या एक्सेसरीज है, कुछ भी चीजें पड़ी हुई है।
वो एक एंगल के हिसाब से बम्प मैप मान लो मेरे बॉडी के अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं उन सब पे अप्लाई हो रखा है। जैसे ही मैं एंगल चेंज करूंगा कैमरे का तो उससे डिफरेंट लुक दिखने लगेगा। ठीक है, यानी हर कैमरे में बार बार जाके आपको नॉर्मल मैप की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है, सॉरी बम्प मैप की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बम्प मैप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जिस एंगल से आप रेंडर निकालना चाह रहे हो आपको उस एंगल के थ्रू जाके उसको रेंडर मार के चेक करना है कि बम्प की वैल्यू कहीं ज्यादा तो नहीं आ रही या कम तो नहीं आ रही। तो उसको बार बार अपने हिसाब से ट्विक करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल में ऐसा नहीं है। नॉर्मल में एक बार जो बना लिया आपने वही आपका फिक्स है। उसको कम भी नहीं कर सकते ज्यादा भी नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हम फोटोशॉप में ले जाते हैं थोड़ा बहुत उसे ब्लेंड करवा देते हैं या फ्लैट कर देते हैं तो थोड़ा बहुत उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, डबल करना तो उसकी कॉपी लेके उसको ब्लेंड कर देते हैं डुप्लीकेट करके। तो वो थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे डिटेल ज्यादा हो गई। बट एक्चुअल में वो तो पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, वो तो फेक डालने वाली बात है। लेकिन रियल में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉर्मल की वैल्यू को हम चेंज नहीं करते, सिर्फ बम्प की वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में, बम्प मैप ओनली स्टोर द हाइट वैल्यू, फेक डिटेल इट्स कॉल्ड इल्यूजन ऑफ द डेप्थ ऑफ द सरफेस। मतलब सिर्फ एक इल्यूजन जैसा कुछ क्रिएट करता है। बम्प मैप इमेज आर ग्रे स्केल, ये ग्रे स्केल का होता है। ये सिर्फ 8 बिट को कंसीडर करता है। 8 बिट का मतलब समझते हैं क्या? हाँ, 8 बिट इसका मतलब क्या है, 256 कलर। ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 256 कलर्स हो गए। यानी जो आपका बम्प मैप है, चाहे 4K का बनाओ या 2K का बनाओ या 8K का बनाओ या फिर 16K का बनाओ या 1000K का बनाओ, चाहे कितना भी आप उसमें वैल्यू डाल लो, लेकिन उस मैप की क्वालिटी कितनी कंसीडर होगी, सिर्फ 8 बिट के अंदर चलेगा वो। अगर आप कहोगे सर 8 बिट चाहिए, ठीक है, 8 बिट इन्होंने बोल रखा, लेकिन मैं तो मतलब फोटोशॉप से 16 बिट भी बना सकता हूँ। ठीक है ना, 32 बिट भी बना सकता हूँ। लेकिन बनाने का कोई फायदा नहीं है, जैसे ही आप इसको इस मैप को कॉल करवाएंगे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक से कन्वर्ट कर लेगा 8 बिट के अंदर। ठीक, क्योंकि उसको 8 बिट ही चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यू को रीड करने के लिए। बल्कि 8 बिट से अगर कम भी हो सके तो वो भी चल जाएगा, लेकिन फोटोशॉप में 8 बिट से नीचे ऑप्शन नहीं देता, इसलिए बाय डिफॉल्ट 8 बिट ही लेता है ये। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है तो आप लोग डेफिनेशन में पढ़ लेना। व्हाइट ग्रे एंड ब्लैक जो दे रखा आपके पास, ये इसकी वैल्यू को कंसीडर करने के लिए। यानी बम्प मैप के अंदर आपका व्हाइट मतलब प्रॉपर व्हाइट भी होगा, प्रॉपर ब्लैक भी होगा, बीच में वेरिएशंस भी होंगे। ठीक है, कोई कोई मैप्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर ब्लैक एंड प्रॉपर व्हाइट होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, अल्फा। ठीक है, अल्फा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। एक मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर प्रॉपर ब्लैक और प्रॉपर व्हाइट का एक कुछ ऐसा मैप जैसे बना हुआ, इसे हम एक और लैंग्वेज में बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई मोनोक्रोमेटिक मैप्स बोल दे तो ये समझ लेना वो अल्फा मैप की तरह ही होता है मोनोक्रोमेटिक मैप। वो भी सेम ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो पूरा ब्लैक होता है और पूरा व्हाइट, यानी कट टू कट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ बिल्कुल। नहीं वो तो अल्फा के लिए यूज होता है ना, बोलता रहा हूँ आपको, अल्फा के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि अल्फा जैसे हमें ट्रांसपेरेंट दिखाना कहीं पूरा तो पूरा ब्लैक कर दो, हाँ। वो अलग अलग टर्म्स में होता है, कहीं ऑपेसिटी दिखानी होती है, कहीं मेटलनेस दिखाने होते हैं, कहीं कुछ और दिखाने होते हैं, तो सब अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ अल्फा के लिए यूज करते हैं। यहाँ देखो नीचे एक लिखा भी एक पॉइंट, लुक वियर्ड फ्रॉम डिफरेंट कैमरा एंगल। यानी कि अगर बम्प मैप यूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कैमरा एंगल से थोड़ा अलग लुक देगा, वियर्ड लुक दे सकता है, तो इसलिए हर बार हमें एंगल के हिसाब से चेंज करना पड़ता है उसकी इसकी बम्प की वैल्यू को। समझ में आया ना? नॉर्मल की बात करें तो देखो जैसे इसके अंदर था, बम्प मैप स्टोर द हाइट वैल्यू, ये सिर्फ हाइट को समझता था, बट नॉर्मल क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन और एंगल ऑफ द सरफेस। यानी ये लाइट के हिसाब से चलता है। ठीक है, जैसे आपके सीन में लाइट है उसके अकॉर्डिंग आपने मैप कॉल करवा रखा है, तो ये एंगल और सरफेस दोनों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाएगा आउटपुट। ऐसा नहीं है कि एक एंगल से आपको अच्छा दिखा रहा है दूसरे एंगल से खराब दिखाएगा। वो भी सिचुएशन सेम हो सकती है, लेकिन आपके सीन में अगर लाइटिंग की प्रॉपर आपने कर रखी है अच्छे से, तब ये प्रॉपर मेंटेन होकर दिखेगा। ठीक, इसमें देखो नीचे लिखा है इट डज नॉट केयर अबाउट द हाइट।
ये हाइट को नहीं समझता। ये तो आपने बेकिंग के टाइम पे जितनी वैल्यू डाली होगी ये उतना ही लेगा। ठीक है, और जिस एंगल से आपने बेक किया होगा एक्चुअल में उसी एंगल से ये आउटपुट भी दिखाएगा। जैसे कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब माया भी खुला नहीं है, जैसे एक ग्रिड पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने मॉडल को अपने सेंटर में रखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बेक होने वाला है, और लाइट हमने रखी है उसके पीछे। ठीक है ना, तो शेडो सामने की तरफ बनेगी। तो नॉर्मल भी ऐसे इसी तरीके से बेक करेगा, यानी पीछे लाइट पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, बेक करने के टाइम पे उसने पीछे की तरफ कलर ज्यादा ब्राइट किए होंगे। तो आगे की तरफ जैसे लगेगा ना कि जब हम अप्लाई करते हैं एंगल दिखाता है ऑटोमेटिकली, तो वो लाइट के अकॉर्डिंग भी बेक करता है पूरा ये। जितने भी मैप्स होते हैं बिना लाइट के कोई बेक नहीं होता, लाइट तो चाहिए होती है। आगे देखते हैं। लास्ट हमारे पास बनता है डिस्प्लेसमेंट मैप। डिस्प्लेसमेंट मैप देख लो, पढ़ लो, एक्चुअली सब डिवाइड योर मैश, साफ साफ लिखा है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अगर इस मैप को हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लो ये पूरा रियल में मैश है ये फेक कुछ नहीं है इसके अंदर। ये मैप सिर्फ फेक है, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल करवा रहे हैं या लगा रहे हैं, जब अप्लाई हो जाती है ज्योमेट्री पे, तो रेंडर टाइम भी एक्चुअल में ज्यादा ही लेगा, ध्यान रखना ये। आपका बम्प और नॉर्मल तो फटाफट रेंडर निकल दे रहे थे, क्योंकि वो तो फेक है, ये फेक नहीं है। ये तो कहेगा भाई मैं मैप फेक है, लेकिन डिटेल तो असली दे रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप। तो ये सारी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना। जैसे आपका ये बम्प मैप था, ये 8 बिट का था। नॉर्मल मैप 8 से 32 तक जा सकता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मैप आपका 8 से 32 तक जा सकता है। यहाँ देखो लिखा भी है, we can use 8-bit displacement map. You will almost experience better result using 60 to 30, 16 to 32 बिट। समझिए, ये बिट तो पता है आप लोगों को ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, बिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर x। ये दिमाग में हमेशा रखना, कभी भी अगर आपको फ्यूचर में किसी का बिट कैलकुलेट करना है, चाहे 16 बिट हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, जितना भी बिट आपसे बोलते हैं कोई भी। वैसे तो हमारे डिजाइनिंग फील्ड के अंदर देखा जाए तो सिर्फ 32 मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे कोई बोले कि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बिट की बात करें, तो आपने देखा हो 32 64 बिट की विंडो होती है किसी की, कितनी होती है, अलग अलग बिट की होती है ना, क्या बोलते हैं इसे, 32 बिट की विंडो होती है। मैं दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यहाँ देखोगे ना बिट होता है कहीं, आपने नोटिस भी किया होगा कई बार, सिस्टम का बिट होता है। कहाँ लिखा है, ग्राफिक्स कार्ड में। हाँ, ये रहा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो बिट भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजों के लिए होती है। जो पहला बिट क्या होता है, यूनिट। दूसरा बिट होता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा बिट हो गया हमारा ग्राफिकली। ठीक, तो बिट अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती हैं चीजें। अगर 010101 की लैंग्वेज में आपसे कोई बिट पूछता है कि 64 बिट है तो कितने वैल्यू होनी चाहिए, तो आप समझ लो जितनी भी वैल्यू आएगी, हर वैल्यू को 101010 से कन्वर्ट करना है, तो वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में होता है, क्योंकि वो सिर्फ 0101 की लैंग्वेज समझता है। आपने कभी अगर पढ़ी हो तो, बाइनरी लैंग्वेज जो आपकी होती है। ठीक है, तो बट हम उस पे नहीं जा रहे, हम लोग अपने ग्राफिकली इसमें देख रहे हैं। तो हमारे मतलब डिजाइनिंग में, ग्राफिक्स में, या प्रिंटिंग में, या इन सब चीजों में जो यूज होता है, तो उसमें देखोगे बिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 2 की पावर x है। 2 आपका कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। x आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है, कितना भी चेंज कर लो आप। जैसे आपसे किसी ने बोला 1 बिट कितना होता है, तो 2 की पावर 1, 1 मतलब एक है, तो 1 का मतलब उसे एक से ही गुणा होगा, 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। ऐसे ही आपसे बोला किसने 2 की पावर 2, 4 होगा। ऐसी अगर मैं 8 बिट की बात करूं तो 2 की पावर 8, यानी यहाँ पे 8 बिट इजिकल टू 2 की पावर 8। 2 × 2 × 2 × 2 × 8 टाइम्स तक, तो कितना होगा, 256 आएगा सबको कैलकुलेट करोगे तो। ऐसे ही आप 16 बिट के अंदर 2 की पावर 16 मतलब 16 टाइम्स तक 2 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो ये आएगी। ऐसे ही 32 बिट में देखो तो ये तो फोन नंबर आ गया पूरा, है ना, 10 डिजिट आ गए ना पूरी, देखो इसमें ये पूरा फोन नंबर ही आ गया, एक तरह से कहने का मतलब है। तो ये चीजें हैं पूरी इसके अंदर, ये आप लोग खुद देख लो। समझ गए ना, फॉर्मूला है 2 की पावर x, ये पूरा है।
तो आप फ्यूचर में कभी भी अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये कर सकते हो। हम हमेशा जो ग्राफिक्स में यूज करते हैं 8 से नीचे नहीं जाते कभी भी। 8 से नीचे इसलिए नहीं जाते, फिर वो जो कलर्स होते हैं हमारे बहुत ज्यादा फटे फटे से दिखते हैं। लाइक पिक्सल जैसे होता है, पिक्सलेट हो जाती है चीजें, वैसे दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए उससे नीचे नहीं जाना, हम 8 से स्टार्टिंग करते हैं। आजकल जितने भी हमारे मोबाइल में कैमरेज हैं या फिर प्रिंटर हैं जितने भी हैं, वो सब मिनिमम 8 से स्टार्ट होते हैं। अब तो 16K तक चले गए, जो आप बोलते हैं ना 4K Mark 2 ऐसे जो अलग बड़े बड़े कैमरे आते हैं। तो कभी भी रेजोल्यूशन अलग चीज है, बिट अलग चीज है, ध्यान रखना। बिट कब चेंज होती है? जब आप रॉ फुटेज मोड पे काम करते हैं, तब उस टाइम बिट चेंज होती है। अदरवाइज आप नॉर्मल डिजिटल मोड पे काम जब कर रहे होते हैं कैमरे में या किसी भी चीज में, तब वो आपका 8 to 16 तक ही रहता है। ठीक है, कभी रॉ फुटेज पे फोटो वोटो खींची है EXR फॉर्मेट, या फिर आपने देखा होगा? हाँ, रॉ पे खींची है ना। तो रॉ वाली जो फोटो होती है मोबाइल में नहीं खुलती कभी कभी, या फिर डेस्कटॉप पे भी नहीं खुलती है। इसमें भी वो अलग फॉर्मेट बना रहता है, होता कहता है कि सॉफ्टवेयर में खुलेगी, या तो फोटोशॉप में खुलेगी, या तो किसी जिससे खींची है उसी में खुलेगी, या तो उसी कैमरे में। वो इसलिए होती है क्योंकि उसके कलर सारे के सारे लॉक होते हैं। और क्यों लॉक होते हैं? क्योंकि ये इतनी बड़ी डिजिट, देखो ये इतने सारे नंबर ऑफ कलर्स हैं जो हमारा पीसी या हमारा मॉनिटर इसको दिखाई नहीं सकते। हाँ, आईफोन में खुल जाती है, सैमसंग में भी खुल जाती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब तो आईफोन वाली कहीं और नहीं खुलती, रो फुटेज खींचता है मतलब वो। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन ये है कि आजकल मोबाइलों में भी रो फुटेज का ऑप्शन आ गया है। कंप्रेस देता है ना, कंप्रेस करके देगा पूरा वो। अनकंप्रेस होती है, सॉरी, कंप्रेस नहीं, अनकंप्रेस होती है। तो समझ गए ना? ये देखो, एक बिट में सिर्फ 2 कलर है, इसमें 4 कलर है, इसमें आपके अलग हो गए 9 कलर है, ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 बिट, 8 बिट, 16 बिट। देखो जैसे जैसे बिट इंक्रीज है, इसकी स्मूथनेस देख रहे हो कितना अच्छी हो रही है। ये कलर रेंज ग्रेडियंट जैसा कितना अच्छा हो रहा है। तो ये ग्रेडियंट ही बहुत अच्छा होता है। ये कहाँ आता है बताओ? फोटोशॉप में कहाँ आता है? कभी देखा आप लोगों ने? कहाँ पे? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये बिट कहाँ आता है, बिट कभी यूज किया बिट? इलस्ट्रेटर सर में, ओपन फोटोशॉप में, कर रहे कोरल ड्रो हो, में? चेंज करते हैं तब आता है। क्या कह रहे हैं बेटा जी? जब इमेज सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी होती है या फिर जब शुरू में प्रोजेक्ट बनाते हैं तब भी ऑप्शन आता है ये। हाँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब कंट्रोल N करते हैं हम लोग, यानी न्यू कैन कैन यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों ने देखा हो ये रहा बिट। ठीक है ना? ये होता है बिट। अगर बिट गलती से आपने चेंज कर दिया, 16 या 32 कर दिया, तो आपको कुछ अभी यहाँ पे फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जब फाइल सेव कर रहे होंगे ना, तो बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपको। ठीक है ना? दिखाता हूँ आपको एक ब्लैंक फाइल पे काम करके। एक मैंने प्रिंट वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, और यहाँ A4 सेलेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ गया A4? A4 है, 8 बिट है। सेव करते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है ना, अनटाइटल नाम है, 25% इसका जूम मोड है, RGB है, 8 बिट मतलब 8 है। कंट्रोल Shift S, मैं सेव एस कर रहा हूँ PST डाउनलोड में, JPG PST फॉर्मेट में। इसको करते हैं 8 बिट। सेव हो गया, बंद कर रहा हूँ इसे। दोबारा कैनवस ऑन करेंगे, सेम A4 है, इस बार कर लेते हैं हम 16 आ गया। सेव एस करेंगे, दोबारा न्यू कैनवस, 32, 8 बिट है, क्रिएट। और हमने कुछ चेंज भी नहीं किया, अभी सिर्फ बिट चेंज किया और ब्लैंक फाइल है देखो हमारी। अभी हमने कोई काम भी नहीं किया। नीचे चलते हैं, जरा देखना इसमें डिफरेंस क्या, साइज कितना डिफरेंट हो चुका होगा देखो। 8 बिट कितने KB का है? 452 KB का है, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना, दिख रहा है आपको? यस सर। 16 बिट देखना, इसका 100 टाइम मल्टीपल हो चुका होगा, 100 गुना ज्यादा। देखो, 49.8, मतलब ऑलमोस्ट 50 बिट, 50 MB हो गया। ये तो 100 से भी ज्यादा चला गया। अगर मैं 32 देख लूं, 99.5 MB। समझे ना? मतलब सोचो ब्लैंक फाइल की हालत है ये। अभी अभी हमने कुछ काम भी नहीं किया, अगर गलती से कि इसमें इमेज इंपोर्ट कर लो ना, फिर सेव करो, देखो GB में पहुंचा देता है ये। तो इसलिए कभी भी आप लोग जो काम करेंगे तो ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए मतलब अनकंप्रेस फॉर्मेट पे काम करने के लिए, तो ही करना। अदरवाइज हमेशा 8 बिट में ही रह के काम करना। हमारे 95% काम एक तरह से मान लो
8 बिट में ही रह के होते हैं। 5% केस में आपको अगर बोला जाता है कि टीजीए फॉर्मेट या फिर ईएक्सआर फॉर्मेट में काम करना है तो हम 16 तक जाते हैं। लेकिन आपसे किसी ने बोला कि नहीं हमें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रो मोड पे काम करना है, तो उस केस में फिर हम 32 पे जाते हैं। 32 पे तो हम लोग काम ही नहीं करते वैसे इतना, लेकिन ये है कि अगर कोई बोलता आपसे तो करना, अदरवाइज नहीं, क्योंकि 32 में बस मतलब समझ लो कि 10 इमेज एक साथ बस प्लेस कर दो, 1 जीबी की फाइल खड़ी है यहाँ, है ना। लैग करने लग जाएगा सिस्टम बहुत। 8 में ही देखा होगा आपने कभी कभी हैंग होता है टेक्सचरिंग वक्चरिंग करने के टाइम पे। तो 16 और 32 तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए ये थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना आप लोग। बिट देखने में छोटी सी चीज है लेकिन ये है बहुत बड़ी। इसमें देखा होगा एक चीज और ध्यान देना कि आरजीबी मोड पे ही सिर्फ 16 तक दिखाता आपका। अगर आपने यहाँ पे ये CMY के मोड ले लिया है तब यहाँ पे सिर्फ 16 ही दिखाएगा। 8 GB में 32 तक दिखाएगा, CMYK में 16 तक दिखाएगा। डिफरेंस क्या है बताओ, क्यों दिखाएगा ऐसे? इसमें हो क्या गया है ऐसे कि ये सिर्फ 16 तक ही दिखा रहा, वो 32 तक दिखा रहा था? जी सर, वो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है ना, क्या? CMY के प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं ना। हाँ प्रिंटिंग के लिए होता है, लेकिन फिर इसमें 32 क्यों नहीं आ रहा? वो तो सर इंक से प्रिंट होगा ना शायद बाद में, इसलिए। हाँ, अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड में 32 बिट को प्रिंट करने का कोई प्रिंटर बना ही नहीं है। ठीक है, 16 बिट को प्रिंट करने के लिए भी कोई रेयर प्रिंटर होगा, वो भी करोड़ों के होंगे वो भी। ठीक है, अभी तक जितने भी आप यहाँ फोटो कॉपी की दुकान देख लो या फिर महंगे महंगे यहाँ कितना भी बड़े बड़े प्रिंटर खरीद लो, 8 बिट से ज्यादा प्रिंट नहीं देते हो। क्योंकि अब आपने देखा होगा कलर की कितनी डब्बियां लगती हैं साइड में, 4 डब्बी। कौन कौन सी? ये CMY के सर, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक कैसे हो जाएगा? सी से श्याम, सर है ब्लैक ना। कलर भी तो होता है प्रिंटर में। वाई फॉर सॉरी, सी फॉर सियान, M फॉर मेजेंटा, वाई फॉर येलो, के फॉर क्या होगा? काला। सर हमें तो ब्लैक ही बताया गया है। ब्लैक थोड़ी ना होता, बी अगर ब्लैक होता तो बी होता ना यहाँ पे, CMYB होता। के फोर सर होता है वाइट। क्रिप्टन। ठीक है, मतलब चारकोल के जैसा दिखने वाला होता है, ब्लैक की तरह ही हो, लेकिन ब्लैक नहीं होता है। अगर पूरा प्योर ब्लैक कर दिया तो कल वो इंक को खा जाएगा वो। मतलब समझ रहे हो कि बाकी जो इंक थे उनको डिफ्यूज कर देगा। आपने देखा होगा ब्लैक कलर में कोई भी कलर मिलाओ तो ब्लैक कर देगा वो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना अपने दिमाग में कि CMYK4 क्रिप्टन होता है, यानी कि चारकोल के जैसा। चारकोल भी नहीं, चार कोयला देखा आपने कोयला, वो पूरा काला दिखता है लेकिन पूरा काला नहीं होता वो हल्का सा ग्रेश मोड में होता है, या फिर कह लो हल्का सा डिफ्यूज ब्लैक होता है, कहने का मतलब फेड होता है। तो वही आपका CMYK होता है। अब यहाँ पे CMYK क्रिप्टन कलर बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसलिए K4 काला ही लिख देते हैं, CMYK लिख देते हैं, K4 काला। प्रिंटर पे भी मैंने देखा बहुत जगह CMYK मतलब सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ब्लैक लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम यूज कर रहे हैं, यूजर कौन है? हम लोग हैं, आम जनता है, पब्लिक है, जिनको यूज करना है तो उनकी लैंग्वेज में ब्लैक लिख देते हैं, सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर कोई ग्राफिकली आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछता है तो काला मत बोलना, क्रिप्टन बोलना, चारकोल जैसा, या चारकोल कह सकते हैं। ठीक है, ये सब ग्राफिक के क्वेश्चन होते हैं, वैसे कोई इतना आपसे पूछेगा नहीं। अच्छा फिर अगर मान लो चलो ठीक है, सियान, मेजेंटा, येलो, क्रिप्टा हो गया, तो इसमें 16 क्यों है? क्योंकि अभी तक जो प्रिंटर बने हैं हमारे, 16 तक ही प्रिंट करने वाले बने हैं। अभी 16 वाला प्रिंट का प्रिंट करने का मतलब है करोड़ों का प्रिंटर हो तब जाके प्रिंट करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा लैब प्रिंटिंग होती है, लैब जहाँ पे पैरेलल पैरेलल लेयर प्रिंटिंग होती है। न्यूज़पेपर छपते हैं, है ना। पेपर गया मशीन के अंदर, पहले ब्लैक इंक से छपा, फिर दूसरा कलर छपा, फिर तीसरा कलर छपा। वो एक बार में नहीं छापती मशीन, लेयर बाय लेयर छापती है चीजें। तो वहां पे ये सब यूज होता है हमारा, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा एक लैब कलर के ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, इस लैब कलर में आपको 16 बिट मिलेगा, 8 बिट मिलेगा, तो लैब कलर के थ्रू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं 16 बिट तक। नॉर्मल सिर्फ 8 बिट को ही कंसीडर करके चलो। हम्म, क्लियर है ना।
तो ऐसे ही आपके पास बिट अगर कोई पूछता है तो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना क्या क्या चीजें होती हैं, कि मतलब ये सिर्फ कलर के लिए होता है और कुछ नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि जिस फाइल में हम कलर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वो फाइल का साइज भी इंक्रीज होगा। इसलिए कलर की वैल्यू को इंक्रीज सोच समझ के करना, अदरवाइज छेड़ना मत। हम लोग कितने नंबर ऑफ कलर्स देख सकते हैं एक बार में बताओ अपनी आंखों से? बहुत कम क्वांटिटी में, अगर आप दिमाग से गिनो भी ना तो 10 12 15 20 से ज्यादा नहीं होगा। आप लाल के अंदर 50 शेड होंगे तो आप कहोगे तो लाल ही है। हाँ, यही होता है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो अलग हो ना, ये तो हर बार हर कलर को कोड वाइज काउंट कर रहा है, तो इसलिए ये साइज बढ़ा देता है फाइल का। देखते हैं थोड़ा सा यहाँ कंपेयर, आपको समझ में आ जाएगा। 8 बिट में सिर्फ दो कलर है। देखो 1 बिट इजकल टू 2 कलर, तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ दिख रहा है। 2 बिट में 4 कलर, इसमें 4 कलर देखो ऐड हो गए, ग्रे, थोड़ा सा मेजेंटा, ग्रीन और ब्लैक, ऐसा कुछ है। फिर ऐसे 4 बिट में 16 कलर है। ऐसे 8 बिट और 32 बिट को कंपेयर करके देखो, यहाँ पे कुछ दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो आपको स्पॉट्स का, नॉइज का, ये सब जो नॉइज है, डिटेल्स का, बस यही होता है। 32 और 16 में क्या है कि डिटेल्स अच्छी आती हैं, पार्टिकल्स डिटेल्स अच्छी आती है, मतलब कि जैसे आपके स्किन के बिल्कुल पोर्स है ना छोटे छोटे, अगर मैं जूम करके देखूंगा कितना क्लियर दिखेगा, वो चीजें अच्छी आती है इसमें बस। ठीक है, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल दूरबीन से देख रहे हो बैठ के एक एक डिटेल, ये चीज है। और कुछ नहीं इसमें, बस खत्म। वो ग्रे स्केल में बनती थी, 8 बिट में बनती थी, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि 1 बिट में तो कोई चीज बनी नहीं रही ना, वो मोनोक्रोमेटिक हो गया ना। मोनोक्रोमेटिक का मतलब देखो, फोटोशॉप में अगर कोई फोटो खोलो, फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई इमेज ओपन करता हूँ तो देखना भी क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक में क्या करके देगा आपको। ये मैंने फोटो ली मान लो, फोटोशॉप में गया, इसको ड्रॉप कर लिया, ये फोटो है। ठीक है, अभी ये कलर में दिख रही है आपको। मैं यहाँ जाऊंगा इमेज, एडजस्टमेंट, और यहाँ थ्रेशोल्ड करके ऑप्शन होगा ये रहा, जो कि मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा। क्लिक करते हैं, ये आ गया देखो पूरा। ठीक है, यानी ये प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट की वैल्यू, इसमें ग्रे बिल्कुल नहीं है। आप इस के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि ब्लैक कितना होना चाहिए, व्हाइट कितना होना चाहिए, बस ये एक्चुअल में होता है। ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम जो किसी ने शायद इंडस्ट्री में कलर की थ्योरी या फिर ये सब जो बनाया होगा, उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा पहले तो। धीरे धीरे इसमें उनने वेरिएशन निकाले होंगे, शेड निकाले होंगे, कलर ग्रेडियंट निकाले होंगे, तब जाके वो सारी बिट बने ना। रियल में तो पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा। मुझे तो इतना डीपली नहीं पता इन सब चीजों का, लेकिन ये मेरे हिसाब से पहली बार जब किसी ने शायद कलर के बारे में सोचा होगा तो उसको तो ब्लैक एंड व्हाइट का ही ध्यान आया होगा। कलर तो उस टाइम कुछ पता ही नहीं होगा कि कलर को हम देख भी सकते हैं किसी मोबाइल के थ्रू या किसी फिजिकल फोटो के थ्रू। उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं होगा ना, तो ये हमारा एक्चुअल में मोनोक्रोमेटिक है, 1 बिट, यानी कि 2 कलर प्योर, 2 कलर है। ठीक है, तो आप लोगों का भी ये थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम लोग प्रैक्टिकल वाले पे। तो अगली क्लास से प्रैक्टिकल शुरू करूं? हाँ, ठीक है फिर। आप लोग प्रिपेयर रहना, अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ये सारे जो नॉर्मल मैप वगैरह ये सब हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, समझ गए ना? ये सब तो क्लियर है ना आप लोगों को, ये नॉर्मल की डायरेक्शन वगैरह कैसे चेंज हो रही है, ये सारी चीजें? हाँ, इसमें एक चीज और नोटिस करो, जो आपके टेंजेंट स्पेस होते हैं, ठीक है ना, जैसे इस इमेज के थ्रू समझो, क्या क्या दिख रहा है आपको इस इमेज के अंदर, फोटो को ध्यान से समझो, क्या मोड अलग हो गया है? आप लोगों ने नॉर्मल मैप पढ़ा था, मैंने नॉर्मल्स पढ़ाए थे, नॉर्मल मैप नहीं, नॉर्मल्स पढ़ाए थे। नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू द फेस, ये डेफिनेशन थी। नॉर्मल्स हमेशा क्या होते हैं, फेस के परपेंडिकुलर होते हैं, फेस टेढ़ा है तो नॉर्मल भी टेढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी वजह से जब हम लोग बेक करते हैं, तो बेक में जो भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है, तो उसे टेंजेंट स्पेस हम लोग बेक करते हैं डिफॉर्म के केस में। तो टेंजेंट स्पेस में क्या है कि ये नॉर्मल जैसे टेढ़े हैं ना, ये सब कुछ एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल और सरफेस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता है अपने अंदर, तो वो आपको ये ब्लू कलर में प्रिंट करके देता है। लेकिन जहां ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बस डिफरेंस इतना है कि ये बेक तो कर रहा है लेकिन एक एक्सिस से कर रहा है। यानी कि सारे जो एरो हैं इसके देख रहे हो ना, सिंगल वर्ल्ड के हिसाब से है। ठीक है,
और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब बेक करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मान लो आपने माया के अंदर एक क्यूब लिया, कहाँ गया, एक क्यूब लिया, मान लो ऐसे मैंने एक रेक्टेंगल जैसा कुछ लिया, ठीक है, ये भी क्या है, वर्ल्ड स्पेस पे। ठीक, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं थोड़ा सा, ऐसे कर दूं, तो अभी भी ये वर्ल्ड स्पेस पे ही है। कंट्रोल से राइट क्लिक, यहाँ ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट के टाइम पे बेक करते टाइम ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्पेस लेगा। वर्ल्ड के हिसाब से अगर बेक करते हैं तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लेगा, और कुछ भी नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेंजेंट स्पेस लेगा, है यानी हर प्लेन के अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, बस हमें ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड बेक करने के टाइम पे हमें बताना पड़ता है कि ये चाहिए हमें स्पेसिफिक, और बाकी टेंजेंट के लिए नहीं बताना पड़ता, अपने आप कर देता हूँ। ये चीज है बस। ठीक है, तो कर लेना आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सारे। मैंने इमेजेस तो भेज ही दिए आप लोगों को, एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। अटेंडेंस तो नहीं लगती ना आप लोगों की, अटेंडेंस लगती थी, लगती है, एक मिनट देख लो।